दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सावंत। आज के इस सत्र में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित से संवाद कार्यक्रम में कुछ पंक्तियों द्वारा मैं शुरुआत करूंगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। दोनों तरफ लिखी हो लाल शंकर की कहानी, सिक्का वहीं उछाला जाए। दोस्तों आज के इस संवाद कार्यक्रम में मैं वागड़ के लाल शंकर जी के संघर्ष की कहानी, उनकी ही जुबानी इस कार्यक्रम, इस सत्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील के रुजिया गांव के रहने वाले लाल शंकर जी ने विकट हालातों में संघर्ष करते हुए सफलता की दहलीज तक पहुँचे। मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित होने पर लाल शंकर जी आपको पेन द्वारा सम्मानित करूंगा। ठीक। लाल शंकर जी वागड़ के तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम की। लाल शंकर जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि उनके संघर्ष की कहानी को सीखकर वागड़ के तमाम अभ्यर्थियों को लाभ हो। उन्होंने वागड़ के बहुत सारे, उदयपुर संभाग के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, और उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी सफलता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते। तो लाल शंकर जी ने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है और सीनियर टीचर के पद तक पहुंचे हैं, ये एक चर्चा का क्रम अपना चलता रहेगा इस संवाद कार्यक्रम में। मैं लाल शंकर जी, अपना पहला प्रश्न रहेगा कि आपने स्कूली शिक्षा 10वीं 12वीं और उसके बाद कॉलेज कहाँ से की और आपने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए, और आप अपने बारे में। सबसे पहले मैं कुमार सावंत यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मेरा नाम लाल शंकर वडेरा है। मैं गांव रुजिया गाँव, ग्राम पंचायत मुयावासा हूँ और मेरा ज़िला बांसवाड़ा है। मैं वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीओ सोमपुर घाटोल में कार्यरत हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में यूपीएस स्कूल से हुई है और 8वीं के बाद मैंने गांव रोहिड़ा में माध्यमिक स्कूल में 9वीं 10वीं मैंने वहाँ पे अध्ययन किया और मेरे आर्थिक स्थिति के खराब होने की वजह से मैं सही तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई और 10वीं में मेरा 43 अंक से उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद उच्च माध्यमिक के लिए मैं सरडी बड़ी में चला गया। वहाँ 11वीं 12वीं में अच्छे अंक, 11वीं 12वीं मैंने अध्ययन किया और 12वीं में मेरा 54% ही बना। इसके बाद मैंने स्नातक के लिए मैंने प्रतापपुर पीएसपी कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने 2008 से 2011 तक मैंने पीएसपी कॉलेज की और 3 वर्ष मेरा प्रतिशत रहा 54% रहा और इसके बाद 2012 मैंने मेरा बीएड सीकर से हुआ, निमका थाने से। लाल शंकर जी, आपके स्कूली शिक्षा के दौरान एक प्रसंग जुड़ा हुआ उससे कि आप 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब आपको बीच पढ़ाई छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने जाना पड़ा, प्राइवेट दूसरी जगह। उस दौरान आपके पढ़ाई छूटने वाली थी, तो आपके अध्यापक ने आपने मदद की और आप वापस आपने पढ़ाई से जुड़े स्कूल शिक्षा से, और फिर आपने कॉलेज की और बीएड की, स्नातक की और फिर बीएड की। तो वो प्रसंग क्या था? देखिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं 11वीं में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं घर से मेरे को 10 किलोमीटर वहाँ से सरडी बड़ी में जाना पड़ रहा था और मेरे घर में परिवार वालों ने बोला कि आप ऐसा करो कि स्कूल छोड़ दो और कहीं मुंबई में जाकर सेटल हो जाओ, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति पूरी नहीं हो पा रही है। इसके वजह से मैंने 1 महीना में वहाँ स्कूल छोड़ के मैं मुंबई चला गया।
फिर मैं बम्बई में काम किया 1 महीने में, फिर मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद घर पे चला आया और मेरे साथी थे, दोस्त थे 3-4 जने, उसने बोला कि आप 11-12 तक पढ़ ले, बाद में पूरी ज़िंदगी पर काम ही करना ही करे। मैंने उसकी बात मान ली और मैंने वापस एडमिशन 11वीं में चला गया और अपने अध्ययन शुरू किया। लालशंकर जी, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी खेतीबाड़ी कितनी है, और आपके माता पिता या आपके परिवार या कुटुंब में कोई पढ़ा लिखा है जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया? आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति क्या रही? देखिए सर जी, मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि मेरी पारिवारिक स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब रही है। मेरी ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, 1-1.5 बीघा ज़मीन है। इसमें क्या है कि ज़मीन से मेरा घर तो चल नहीं रहा था और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी। वैसे तो मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और रही बात, मुझे मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति मिला ही नहीं था। अब कोई बताने वाला नहीं मिला कि बेटा तू ऐसा करके वैसा करके, और घर वाला यही चाहता था कि बेटा कुछ कमा के अपना घर गुजारा चलाया जाए, ये उनकी इच्छा थी। और मैं भी यही चाहता कि मेरे 3 बहनें थी, उनको पढ़ा, उनको शादी करवाना था और फिर अपना घर भी चलाना था। इसकी वजह से मेरी स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी। लालशंकर जी, आपने एक प्रसंग मेरे को बताया था कि आपको इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आप चयनित हुए, उसके पहले आपको महाराष्ट्र में चाय की गुमटी पर भी काम करना पड़ा। तो आपने वरिष्ठ अध्यापक बनने से पहले क्या क्या कार्य किए, जो आप स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ने के साथ साथ आपने जो कार्य किए थे, तो उसके साथ साथ आपने तैयारी भी की? तो आप वरिष्ठ अध्यापक बनने से पहले आपको कहाँ कहाँ नौकरी करनी पड़ी निजी क्षेत्र में? हाँ, मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे तो RTP एग्ज़ाम देने बाद मैं बम्बई चला गया था। कि मैं फर्स्ट में बम्बई चला तो मेरे महीने के तनख्वाह मेरे को 800 रुपये दिया। वैसे मैंने बम्बई 3 महीने काम किया और लगभग 24 रुपये मेरे को मिला। और RTP के बाद मैंने 9वीं में एडमिशन लिया, तो एडमिशन की फीस, कपड़े, घर का खर्चा और किताबें लगाने में फिर मैंने 9वीं छुट्टी पढ़ने के बाद फिर मैं वापस बम्बई चला गया। वहाँ की चाय की दुकान थी, वो काम जितने 2-3 महीने मेरे को मिले थे, फिर वहाँ काम जो भी पैसा मिला वो घर पे ले आया और अपनी पढ़ाई जारी रखी, साथ में अपना घर गुजारा भी मैंने शुरू कर दिया था। और क्या क्या कार्य किए? हाँ, इसके बाद मैंने लगभग ऐसे करता रहा और 12वीं तक मैंने ऐसे ही किया कि कोई भी छुट्टी मिल गई तो कहीं भी काम चला जाना हो, जैसे कि ट्रैक्टर है, जैसे कि वहाँ पे काम करना हो तो गर्मियों की छुट्टी में उगड़ा भरवा तागा खाता, उगड़ा भरवा, गेहूँ वाला घास जो होता है ना, वो सारों क्या घास बोलते हैं ना, वो भी मैंने भरा। सब काम किया मेरी ज़िंदगी में। मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जो भी काम किया, झाड़ू सफाई सब वाला जो भी काम करना पड़ा, होटल में भी रहा, कहीं सब हर जगह में काम किया। और गर्मियों में तो क्या कि इतना काम मैंने किया कि आप तो देख के यही सोचा कि ये तो कुछ अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा मन में कभी किसी मैंने सोचा नहीं कि मैं इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि मेरे घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि मेरा गुजारा करना मेरे को ही करना पड़ रहा था। तो मैं सब काम किया, जैसे कि ट्रैक्टर में वो है ना उगड़ा भरा था और घास भी भरी, सब काम किया मैंने। ज़िंदगी के तमाम ऐसे कुछ काम नहीं है मैंने नहीं किया हूँ, मेरे सब हर काम मैंने करके दिया। लालशंकर जी, आपने स्नातक 2011 में की, B.Ed 2012 में की, और 2012 के बाद 2022 तक 10 वर्षों के बीच का जो अंतराल था, तो उस कार्य के दौरान आप पढ़ते रहे या बीच बीच में आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वैकेंसी आने के पहले उसकी तैयारी की? देखिए सर, एक्चुअली क्या हुआ कि 2012 मैंने B.Ed कर ली। इसके बाद मेरे को क्या हुआ कि अब मेरी बहन भी बड़ी हो चुकी थी, उनको शादी भी करवाना था। अब शादी के लिए तो खर्चा कुछ पैसे का चाहिए, तो मेरे गांव में एक पाटीदार था, उसने बोला कि चल मेरे साथ होटल में चल, चाय की दुकान है, वहाँ पे काम करेंगे। अब 2012 के 2022 के बीच मेरा 10-11 साल का गैप रहा और मेरे किताबें जो लगा था पूरा हट गया, कुछ भी नॉलेज नहीं रहा। और मैंने
बम्बई में जाके पूरा काम किया 8 महीना 10 महीना पूरे लगन के साथ, क्योंकि वहाँ पर सुबह 7 बजे उठो, रात को 11-12 बजे सोना पड़ता है। तब एक दिन क्या ऐसा मैंने काम बम्बई में कर रहा था कि 30 जनवरी 2020 में अपना भारत में कोरोना वायरस फैला हुआ था। तो मैं उस समय बम्बई में काम कर रहा था और 24 मार्च 2020 में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि जो महाराष्ट्र व्यक्ति तो वो तो अन्य राज्य में आ नहीं सकते थे। तब क्या हम 4-5 जने व्यक्ति थे वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा रूम पे रहे थे और खाना पीना भी ख़त्म हो गया। तब तो करत क्या करेंगे, फिर हम लोग सुबह वहाँ से पैदल चलना शुरू किया, और दिन भर सुबह 5 बजे हम वहाँ से निकले महाराष्ट्र से धीरे धीरे पैदल, और रात को 10 बजे हम लोग गुजरात बॉर्डर पहुँचे। देखो हमारी कितनी स्थिति, कितनी आर्थिक स्थिति खराब होगी कि हम लोग चल नहीं पाए। उस समय कोरोना था, वो कोई भी, और कोरोना की बात ये है कि वहाँ में कोई पानी पिलाने के तैयार नहीं था, कोई गाड़ी में बिठाने के तैयार नहीं ऐसी स्थिति में। और मैं समझ गया था कि भाई मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसी ज़िंदगी मेरे जीता रहूँगा तो मैं पढ़ाई मेरे व्यर्थ चली जाएगी। मतलब ने क्या रहा, मैंने 12वीं B.Ed तक कि इतना पैसा खर्च लगाया और मैं पढ़ाई नहीं कर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा 0 लेवल हो जाएगा। फिर मैं वहाँ तक गुजरात बॉर्डर पर आया रात को लगभग 10-11 बजे। फिर गुजरात बॉर्डर वाला जो भी थे उसने मना बोल दिया कि आप महाराष्ट्र जो भी आए हुए वो वापस आप महाराष्ट्र चले जाओ करके। फिर रात को हम लोग वहाँ पर पब्लिक पूरे इकट्ठी, जब आप मेरे साथ भी महाराष्ट्र वालों को उनको पता ही होगा कि कैसी स्थिति रही। फिर हम लोग महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ जो गुजरात की जो गाड़ियाँ थी, ट्रक थी, उनको बिठा के वापस महाराष्ट्र छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद में फिर किसी के संपर्क में फ़ोन लगाया, और हम लोग 8-10 जने थे, और सामने बोला कि एक व्यक्ति को मैंने 10,000 रुपये लूँगा यूँ करके। तो फिर हम 8 जने थे, तो 2 गाड़ियाँ की और लगभग 90,000 ऐसा कुछ हमने राशि उसको दी। फिर घर पे चलाए, और फिर हम लोग 15 दिन तक स्कूल में रहे। लेकिन 15 दिन स्कूल में रहने के बाद इतनी स्थिति खराब थी कि गांव वाले भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो इसी साल ये कोरोना लेके आए हुए और बीमारी लेके आए, न जाने कौन सी बीमारी लेके आए होंगे और हमको भी लगाएंगे करे। फिर 15 दिन हम स्कूल में पढ़े रहे। स्कूल के बाद फिर हम घर पर चले गए। अब घर में चलने के बाद सर क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, गाँव का ही था, उसने बोला कि चल मेरे साथ में, अब वैसे भी काम तो कुछ रहा नहीं, 2 साल लॉकडाउन पड़ा हुआ है यूँ करके। तो सर क्या हुआ, फिर मैं उसके साथ चला गया कि अब तो तैयारी करो यूँ करके। फिर वैसे ही मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैं रूम पे चला गया। फिर वहाँ से 2020 में अपनी रीट की विज्ञप्ति निकली थी, फिर मैं तैयारी करने लगा, और 2021 में रीट रद्द हो गई थी। मेरे अच्छे नंबर भी आ रहे थे, लेकिन भगवान मेरा साथ नहीं दिया, और परीक्षा रद्द होगी। और 2022 में वो रीट के साथ एक और निकाल दी पात्रता परीक्षा, और इसके साथ में फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आई। देखो आप सेकंड ग्रेड भर्ती आई, तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप तो रीट रहना दो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी की। अब मैंने सोचा नहीं था कि मैं सेकंड ग्रेड का शिक्षक बन जाऊंगा, मैंने भी सोचा भी नहीं था। फिर मैंने तैयारी की, और 2000 एग्ज़ाम रद्द होने पर मैं घर पर चला आया। तो मेरे साथी ने कहा कि आप घर पे क्यों चलाए, आप तो और तैयारी करोगे। फिर मैं चला आया वापस रूम पे। फिर मैंने अपनी मेहनत, लगन, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ मैंने पढ़ाई जारी की, और मैंने अपने मुकाम हासिल कर लिया। लाल शंकर जी, आप 12 वर्षों से लगभग आपका 2012 में B.Ed हुई, उसके बाद आपको सफलता 2022 की परीक्षा में मिली और नियुक्ति 2024 में हुई। उस दौरान आपको कभी ये नहीं लगा कि अब आपके जीवन में संघर्ष तो कठिन था, आपको ये नहीं लगा कि अब पढ़ाई छोड़ दे और अपन जो कार्य करते हैं वो लगे? आपके दिल में ऐसा क्या था कि नहीं, मेरे को सरकारी सेवा में जाना है और मेरे को अपने गांव, अपने इलाका का गौरव बढ़ाना है? एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं हर चीज़ में वाकई था कि संघर्ष कैसा करना, तकलीफ क्या होती है, किस तरह पैसा कमाया जाता है। क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा बाकी काम ही करना था, क्योंकि मैं बचपन से कोई न कोई काम करता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं अब खाली जगह संडे है तो मैं आराम कर लूँ, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा। मैं अगर छुट्टी भी रहती है दूसरे कई जगह काम करके मैंने अपने गुजारा खुद ले। घर वालों ने वो बताया कि सर मेरे को पैसे की ज़रूरत है यूँ करके। एक्चुअली कि मैंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने खुद तजुर्बा के साथ मैंने अपनी मुकाम हासिल किया। आपने तैयारी के दौरान किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी की? और तैयारी के दौरान जैसे कि सामाजिक विज्ञान विषय है और सामाजिक वरिष्ठ अध्यापक
में सामाजिक विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत है। उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 4 विषय हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र सोशल साइंस का है, उसमें लगभग 8 विषय हैं। तो आपने RS मुख्य परीक्षा होती है, उसका लगभग 60 से 70% पाठ्यक्रम उसमें समाहित है। तो सामाजिक विज्ञान विषय में आपने हिम्मत की, तो आपने इतनी विस्तृत पाठ्यक्रम जिस विषय में था उसमें आपने हिम्मत ही की और हिम्मत करने के साथ आप सफलता की दहलीज तक पहुंचे। तो आपने कोचिंग का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी की, और आपने आपकी इस पूरी विषय को तैयार करने का तरीका क्या रहता था? आप याद कैसे करते थे विषय सामग्री को? और उस विषय सामग्री की उसमें पहले की उसकी अवधारणा है, और अवधारणा को आप कैसे क्लियर करते थे, और क्लियर करने के बाद आपके याद करने का तरीका क्या होता था, और याद करने के बाद उसको रिकॉल कितने दिन में करते थे, और परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम को कितनी बार रिवीजन किया था? देखिए सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने रूम तो पहले से ले रखा था और स्टडी भी रूम पर ही कर रहा था, कि इसमें मेरे को क्या कि थोड़ा कोचिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को अनुभव नहीं था कि किस तरह पढ़ाया जाएगा और किस तरह उसको सॉल्व किया जाएगा। अब स्कूल कोचिंग में इसलिए ले रखी थी कि उनको वहाँ पे अनुभव मिलेंगे और उनको वहाँ पे हर मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरह पढ़ाया जाए और किस सिलेबस को किस तरह कवर किया जाए यूँ करके। बाकी मैं कोचिंग के सहारा पर नहीं पढ़ा हूँ, कि मैंने ऐसे पहले ही मैंने स्टडी कर रखी थी कि 6 से 12वीं तक NCERT किताब और RBSC किताब मैंने पूरी रट ली थी, और मैं गाइड कहीं भी मार्केट से मैंने गाइड नहीं ली, और कोचिंग ने जो मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार मैंने काम किया। और 6ठी से 12वीं तक NCERT किताब और RBSC किताब उन्हीं से आप क्लियर कर लो, कि आप मैं छाती ठोक से कह सकता हूँ कि आप कोई भी आपको हर कौन से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपने कर चुका। और मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों के साथ में कहना चाहता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या जीना जिंदगी में, ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या जीना जिंदगी में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं साथियों से आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि NCERT किताबें और RBSC जो भी किताब 6ठी से 12वीं तक वही आप पढ़ लीजिएगा और गाइड के सहारा मत लीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अब तैयारी कर रहे हो तो NCERT किताब और RBSC किताब ले लो, और इसमें जो भी नोट्स आपको लगे तो आप किताब में उतार लीजिए, नोट्स बुक से उतार लीजिए, और रोज़ सप्ताह में 2 बार उसको रिपीट करते रहिए। महीने में हो गया तो महीने में 3-4 बार रोज़ उसको रिपीट, वही प्रश्न दोबारा करते रहना चाहिए, और जो भी किताब में है वही आपको याद करना है। लालशंकर जी, सामाजिक जीवन में और समाज में आज सोशल मीडिया जहर की तरह घुल गया है। तो आज कोई भी स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा और तमाम जनता कोई उससे अछूता नहीं है सोशल मीडिया से। तो TSP क्षेत्र के वह अभ्यर्थी जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और तो उनको काम करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बच्चे अध्यापकों के मार्गदर्शन करने के बाद भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो आपने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग किया था एनरोल, और आप अभ्यर्थियों को ये बताओ कि सोशल मीडिया से किस तरह बचा जा सकता है, कि सफलता में सोशल मीडिया किस तरह बांधा है। तो देखिए सर जी, कि मैं जो पढ़ रहा था उस समय तो मेरे पास मोबाइल तो था ही नहीं। अब मोबाइल तो वैसे भी दूर रहना चाहिए, और पूरी ईमानदार लगन के साथ, एक तो क्या चीज़ है, आप पढ़ रहे हो तो ईमानदार से पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं 8-10 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन इसमें अगर याद भी नहीं हो रहा तो कोई मायना ही नहीं रखता। आप जितना याद हो रहा है उतना ही पढ़ो ना। और रही बात सोशल मीडिया की, इसमें क्या है कि लाभ भी और हानि भी है, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो फ़ोन अगर साथ में ही रहेगा, किसी का मैसेज, किसी का अगर फ़ोन आ जाएगा तो आपको पढ़ाई से मन हट जाएगा और फ़ोन पे लग जाएगा, और फ़ोन में आधा घंटा देखते देखते 1-2 घंटा भी हो सकता है। और इसके मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों जो पढ़ना चाह रहे विद्यार्थी हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप
मोबाइल से हमेशा दूर ही रहिए। अब जब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी तब तक मोबाइल को आप हाथ में लगाइए। और आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप ईमानदारी से पढ़िए और सोशल मीडिया से दूर ही रहे तो अच्छा है, और आप लगन के साथ आपके जो भी करना चाह रहे हो आपको पूरा हो जाएगा। लाल शंकर जी, आपने तैयारी घर पे रहकर की या आपने बाहर कमरा किराए से तैयार की या लाइब्रेरी का सहारा लिया? और आप सीनियर भर्ती परीक्षा में आप चयनित हुए, उसके पहले आपने किन किन परीक्षाओं में शामिल हुए? उसमें आपको कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा? हाँ सर, वो देखिए सर जी कि देखो कि मैंने तो मेरे ज़िंदगी में लगभग 5-6 एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा 10-12 साल में हमेशा किताबों से अलग ही रहा और 10 साल तक मैं यहाँ था ही नहीं। मेरे ये मेन चीज़ तो ये है कि सर कोरोना आया, कोरोना का मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी हुई है। अगर किसी को तो नुकसान भी हुआ, किसी को लाभ भी हुआ, लेकिन जो भी हुआ मेरे लिए कोरोना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो मैं आज बम्बई में ही रहता। अगर कोरोना की वजह से मैं घर पे आया और कुछ तो काम धंधा नहीं हुआ, इसकी वजह से मैंने रूम लिया और वहाँ पे स्टडी कर दी और वहाँ से कोचिंग भी ले रही थी। और साथ में अगर मेरे आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं कभी कभी मार्केट कमाने के भी काम करने के भी चला जाता था। जो भी पैसे मिलता वो आर्थिक स्थिति मतलब सामग्री जो भी हो वो पूरा करता था। और अपनी पढ़ाई मैं अपने जो उद्देश्य यही था कि मैं कुछ अपने माता पिता को जो सपना है उनको पूरा करूँगा, ये मेरा उद्देश्य था। लाल शंकर जी, इस प्रश्नों के क्रम में अगला प्रश्न रहेगा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मैं कहूँगा कि अब लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, भले वो सिपाही भर्ती परीक्षा हो, अध्यापक भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर और पशु परिचर, तमाम भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और इस परीक्षा लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो उसमें तैयारी के दौरान उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि 1-2 बार में असफल होते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। उसमें बहुत सारे उनको मार्गदर्शन के 2 शब्द भी बोले। तैयारी के दौरान किसी अभ्यर्थी को प्रोत्साहन के रूप में 2 शब्द बोले, अच्छे शब्द बोले तो वो पढ़ता रहेगा। लेकिन आपको तैयारी के दौरान आप पर किए कमेंट और आप उस पे आपके कड़वे अनुभव हो, और उस बीच में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी मैदान में कूदते हैं मैं उनको साहसी बोलूँगा। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तख्त ही क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो आप पे किए गए कड़वे अनुभव और अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करेंगे कि इतने लाखों की अभ्यर्थियों में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, उनको आप संदेश देना चाहोगे? देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर मैं 10 साल के बीच में गैप रहा तो 10 साल के बीच में गैप रहने की वजह से मैं अपने मुकाम हासिल कर दिया तो आप तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप तो वैसे पढ़ते आ रहे हो, लगातार मेहनत करो। मैं तो कोरोना की वजह से इतना परिवर्तन हो गया कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं इसमें हार जीत तो होती ही रहती है। अगर आप ऐसे करके बैठ जाओगे, नहीं मेरे को हार मिली अब क्या होगा, अब मेरे साथी जो थे वो लग गए, मैं पीछे रह गया, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप आपको मेहनत जो है ना वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और जो पढ़ रहे हो तो मैं ये कहता हूँ, आपको साथी कहने वाले बहुत मिलेंगे कि आप तेरे से कुछ नहीं होगा, तू क्या कर ले, तेरे को कुछ आता ही नहीं। और मेरे साथ वैसा भी हुआ। जब मैं बम्बई था, बम्बई से वापस आया तो मेरे साथी जनन बहुत क्या कि तू तो बम्बई चला जा, वापस वो क्या गला सला दोनों काम वो सब कर ले। मेरे ऐसे गाँव वाले बहुत बोले कि अब तेरे से कुछ नहीं होगा, तू क्या कर लेगा, तारा बता काम नहीं था, तू हमारे बम्बई से काम करें। लेकिन मैंने अपना मन पे ठान लिया, नहीं यार मेरे को कुछ करना है और उनको करके दिखाना है। और मैं जिस दिन मेरा एक बार क्या हुआ, सेकंड ग्रेड का जीके पेपर रद्द हो गया।
18 तारीख को जून में सेकंड ग्रेड पेपर रद्द हो गया और 1 महीने के अंदर 29 तारीख को उनको जुलाई में पेपर वापस करना था। तब मैंने ऐसा हार नहीं मानी, नहीं चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करूँगा। और मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ में उस समय मैंने बांसवाड़ा से वापस चला गया था और अपने गाँव में लाइब्रेरी है पास में, तो वहाँ पर मैंने पूरी तैयारी के साथ मैंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मेरे का ये पूरा विश्वास था। और मैंने तैयारी इतनी खामोशी इतनी तैयारी की कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया मेरे गाँव वाले पूछने लगे, अरे यार इसके कैसा हो गया, हाँ ये तो बम्बई कमाने वाला, इसको पता ही नहीं है इसको कैसा हो गया। सब जने ये वो देखते रह गए, अरे यार गजब किया इसने बेचारे। इसने तो गांव में तो सब काम किया है ना, ट्रैक्टर भरा, गांव में गया, कड़िए काम किया, बांसवाड़ा में काम किया। मैं लालशंकर जी, अगला प्रश्न रहेगा कि हर व्यक्ति के सफलता में किसी न किसी का योगदान रहता है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान रहता है। तो आपकी इस पूरी संघर्ष की यात्रा में, जो लंबी यात्रा चली आपके बीएड के बाद, इस संघर्ष के दौरान आपको किन किन व्यक्तियों ने आपकी मदद की, आपका सहयोग किया? हाँ देखिए सर जी, इसमें मेरा है कि इसमें मेरे दोस्तों का अहम भूमिका रही। मेरे रिश्तेदार वाले तो सीधा मुंह से बोल दिया कि तेरे सर नहीं होगा, तू तो हमेशा बम्बई रहता है, तू कहाँ नौकरी कर लेगा यूँ करके। और मैंने किसी को मदद, आर्थिक स्थिति के लिए मदद भी मांगी, लेकिन सीधा मना बोल दिया कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। उस समय मेरे दोस्त थे 3-4 जने थे मेरे, एक रोहिड़ा का था, 2 सुनने के थे। उसने मेरा पूरा सहयोग किया। कुछ भी हो जाए लालशंकर जी, आप मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको मैं नौकरी करवा के रहूँगा और मेरे जो भी खर्चा पानी होगा, किराया जो भी होगा, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और इन लोगों को मैं सह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आज मेरे दोस्त मेरे पास नहीं होते तो आज मैं कहीं और मुंबई जाके आज वही स्थिति में काम करता रहता। लेकिन दोस्तों का सहयोग अच्छा रहा, इनके लिए एक बार पुनः सह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस संवाद कार्यक्रम में अब आखिरी अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं और लालशंकर जी, ये प्रश्न रहेगा कि ट्राइबल सप्लान एरिया, टीएसपी एरिया, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी इलाके में, तो राजस्थान के इस दक्षिणी राजस्थान में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता नहीं पढ़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और उनके लिए कहीं न कहीं सफलता है। लेकिन आपने उन्हीं हालातों में, उन्हीं विकट परिस्थितियों में आप सफलता की दहलीज तक पहुंचे, तो आप उनको अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहोगे ताकि आपकी तरह उनकी भी एक कहानी बने, वह भी एक वागड़ के लाल और आपकी तरह वह भी मिसाल कायम करे अपने क्षेत्र की, तो उनको देखकर भी वागड़ के तमाम अभ्यर्थी लाभान्वित हो सके। अंतिम रूप से आप संदेश देना चाहोगे वागड़ के तमाम, दक्षिण राजस्थान के तमाम अभ्यर्थियों को? इसके साथ मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी सब जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मैंने मेरी ज़िंदगी में 10 साल बाद में गैप होने की वजह से फिर मैं उठा, गिर के बाद वापस उठा और अपना लक्ष्य हासिल कर दिया। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा सेकंड ग्रेड का टीचर बनेगा यूँ करके। तो आपको तमाम बंधु भाइयों को ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है फिर भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने घर, भले आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, घर पर बैठे आप स्टडी कर सकते हो, कहीं लाइब्रेरी जाके आप कर सकते हो। हाँ, अगर कोई भी किसी की जरूरत पड़ी पैसे के बारे में तो आप बेझिझक होकर मुझे फ़ोन कीजिए, सर मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं 10 साल के बाद में ये काम कर दिखाया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो कर सकते। 10 साल कितना मायने रखता है? 10 साल के बाद वापस किताब पकड़ना और इसको याद करना, फिर आपको नौकरी मतलब अपना मुकाम हासिल करना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं ये लालशंकर जी, अब अंतिम रहेगा, कल अपने दिवाली का त्यौहार है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये होते हैं कि त्यौहार में मशगूल रहते हैं, 5 से 7 दिन बिगाड़ देते हैं। उसके अलावा कोई शादी कार्यक्रम भी होता है, उसमें चलो कुछ नज़दीक के कार्यक्रम हैं, कुटुंब के वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन
त्योहारों में, शादी के कार्यक्रम में समय जाया कर देते हैं। तो आपने ये दिवाली है, दिवाली 2024 की, तो उसके पहले आपने दिवाली मनाई या आप पहली बार इस खुशियों की दिवाली मनाओगे? क्योंकि आपकी जनवरी 2024 में आपकी अभी पोस्टिंग हुई, यानी पहली दिवाली है। तो हाँ, मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि आप तमाम भाई बंधुओं को एक बार पुनः आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपको नौकरी न लगे, किसी भी बारात में, किसी भी कोई दिवाली, कोई होली आपको करना ही नहीं। जिस दिन आप नौकरी पे लगो ना, उस दिन आप बहुत आनंद के साथ, बहुत मस्ती के दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम में, कोई दीपावली हो, कोई होली हो, कोई बारात हो, तो प्लीज़ आप जाना कहीं नहीं। आप अपना फोकस पर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, और आप लक्ष्य हासिल करने के बाद आप आराम से दिवाली मनाओ। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतिम लालशंकर जी की संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी और उनके संघर्ष को और उनकी बातों को सुनकर मेरी कुछ पंक्तियां याद आई, क्योंकि उनका ही संघर्ष था, उनको ही मेहनत करनी थी, उन्होंने मेहनत की। और कुछ इन पंक्तियों द्वारा मैं इस सत्र की समाप्ति करूंगा। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है, हमने जब भी पानी पिया है, पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। मैं इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित वागड़ के लाल की संज्ञा दूंगा। लालशंकर जी, आपने मिसाल कायम की है। अपन साथ पढ़े कॉलेज शिक्षा में, अपन साथ पढ़े कॉलेज में, लेकिन आपने ऐसी मिसाल कायम की है कि इस वीडियो को देखकर वागड़ के तमाम अभ्यर्थी, जिनकी आप जैसी परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां थी, विकट हालात थे, फिर भी आपने वह कर दिखाया। तो वागड़ के तमाम अभ्यर्थियों के लिए आप मिसाल हो, और आपको देखकर वागड़ के सभी अभ्यर्थी लाभान्वित हो। मैं अंतिम रूप से कहना चाहूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लालशंकर जी की कहानी को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वागड़ के तमाम, मेरे दक्षिणी राजस्थान के तमाम भाइयों को लाभ हो, फायदा हो। आप इस संवाद कार्यक्रम से जुड़े रहे, इसलिए दिल से आपको धन्यवाद।